وہ जिन्हें इलेक्शन में शिकस्त दी हुई थी, रेहाना डार को बाहर किया, डॉक्टर यास्मीन राशिद को बाहर किया, अब वही मखसूस नशिस्तों पे असेंबलियों में जब वापस आएंगी तो क्या मंजरनामा होगा। कुर्सी पर कौन था? एजेंसी चीफ। माथे पे पसीना था, जबान में लुकनत थी, सवाल पूछे जा रहे थे, जवाबात भी उसके नहीं आ रहे थे, और क्या मंजर वो बना हुआ था। इस्लामाबाद मरकजी सेक्रेटरिएट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो भी सील कर दिया गया, उनकी वेबसाइट भी बैन कर दी गई, उनके ऊपर नया केस बनाने की इस वक्त तैयारी है। और बिलाखिर वो बात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने कही थी उसके ऊपर अमल दरामद कर दिया गया, चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। अब्बास ताबिश का लिखा हुआ है कि कम से कम दिल में वो नफरत तो नहीं पालता है, आदमी होने से बेहतर है परिंदा होना। क्या तमाशा है कि सब मुझको बुरा कहते हैं और सब चाहते हैं मेरी तरह का होना। आज इस व्लॉग के अंदर जो बातें होंगी वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से होंगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच चुकी है और उसने वहां पे जाके वजूहात क्या बयान की है। दूसरा, भूख हड़ताली कैंप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कायम कर दिया है, वो भी पार्लियामेंट के बीचों बीच में, और वहां पे क्या दमादम मस्त कलंदर करने की उनकी तैयारी हो चुकी है। खवातीन की मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात होगी। चौथी बात होगी पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरिएट के हवाले से। पांचवी बात होगी चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के हवाले से। छठी बात होगी 9 मई के 12 मुकदमात में तफ्तीश के हवाले से। सातवीं बात होगी पीका एक्ट के ट्रायल के हवाले से। आठवीं बात बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो मुशीर है वो किसे मुकर्रर किया है। और नवीं बात जो होगी वो 2 रोजा जिस्मानी रिमांड के हवाले से होगी कि किसका मंजूर हुआ है। तो सबसे पहले बात का आगाज कर लेते हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से। मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और अपील उन्होंने वहां पे फाइल की है। किसके तवस्सुत से? फारूक एच नाइक साहब के तवस्सुत से, जो सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सीनियर कानूनदान है, उनके तवस्सुत से वो दायर की गई है। इब्तदाई तौर पे तो यही कहा जा रहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है जी वो रुजू नहीं करेंगी, इनफरादी तौर पे कोई रुजू करना चाहे तो वो रुजू कर सकता है। जब ये बात मालूम पड़ी कि भाई साहब इनफरादी तौर पे तो रुजू किया ही नहीं जा सकता क्योंकि मखसूस नशिस्तें जो है वो तो मैंडेट है किसी भी सियासी जमात का, तो अगर वहां पर किसी का इस्तेहकाक मजरू हुआ है तो वो सियासी जमात का मजरू हुआ है, क्योंकि उनके पास तो इख्तियार है ही नहीं। वो इख्तियार तो सियासी जमात इस्तेमाल करते हुए किसी भी शख्सियत को मखसूस नशिस्त के ऊपर लेके आ सकती हैं। तो मखसूस नशिस्त वाला इलेक्शन लड़के तो खुद नहीं आता, तो उसका इस्तेहकाक कहां पे मजरू होगा? तो वो सियासी जमात का मजरू हुआ। तो इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चली गई जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उसने वहां पर जाके इस्तदा ये की है कि मखसूस नशिस्तें खाली छोड़ी जा सकती हैं या फिर किसी ऐसी पार्टी को भी दी जा सकती हैं जिसने अपनी फहरिस्तें ही जमा नहीं करवाई थी। यानी वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ नहीं गई, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ गई है और उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने अपनी नशिस्तों की फहरिस्त ही जमा नहीं करवाई थी। दूसरी बात ये कि जब इनका कोई शख्स पार्लियामान में, चाहे वो विफाकी पार्लियामान हो या सूबाई पार्लियामान, वहां पर जीत कर ही नहीं आया तो फिर इनको नशिस्तें किस तरीके से दी जा सकती हैं। तो इस पर उन्होंने नजर सानी अपील दायर की है कि आप इसके ऊपर नजर सानी करें जो आपने अपना फैसला दायर किया हुआ है। दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो जो हिदायतनामा जारी हुआ था कि भूख हड़ताली कैंप लगाओ, तो भूख हड़ताली कैंप उन्होंने इस ज़मन के अंदर लगाने की बात की थी कि जो इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन के नतायज और हालिया जो इकदामात हैं, केसेस हैं, उसके खिलाफ लगाना है। तो उन्होंने रिलीज इमरान खान के पोस्टर पार्लियामेंट के अंदर लगा के पार्लियामेंट के जो दाखिली रास्ते हैं वहां पर भूख हड़ताली कैंप के लिए चटाइयां बिछा दी, वहां पर ड्यूटीज लगा दी गई हैं मुख्तलिफ रहनुमाओं की कि कौन से औकात में कौन आएगा, कौन यहाँ पे बैठेगा, कितनी देर बैठा रहेगा, क्या नारे यहाँ पे लगाए जाएंगे। तो उन्होंने पार्लियामेंट का जो अहाता है उसको इस्तेमाल करने का फैसला किया। इब्तदाई तौर पे ये मालूम पड़ा था कि पेशावर के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में ये भूख हड़ताली कैंप लगाया जाएगा, लेकिन फिर उस पर जो सोच विचार हुई, सोच विचार के बाद ये फैसला हुआ कि वहां पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा। यही भूख हड़ताली कैंप जो है अगर पार्लियामेंट के अहाते के अंदर लगाया जाए तो गिरफ्तारी पार्लियामेंट के अहाते के अंदर से नहीं हो सकती। अगर करेंगे तो फिर हम उसके खिलाफ मुल्कगीर भूख हड़ताली कैंप लगाने का ऐलान कर देंगे। तो इब्तदाई तौर पे जो पहला टेस्टर है वो उन्होंने दमादम मस्त कलंदर पार्लियामेंट के अहाते में करने का फैसला किया और वहां पर आज जो थे वो बैरिस्टर गौहर की सरबराही के अंदर भूख हड़ताली कैंप में मुख्तलिफ लोग मौजूद थे। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेबसाइट insaf.pk उसको भी बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया है।
اس کے ساتھ ساتھ رؤف حسن صاحب کی جو گرفتاری ہوئی ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو کہ آپ ان کو اپنی تحویل میں لے لیں. 2 روزہ جسمانی ریمانڈ آپ کو دیا جاتا ہے اور ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ اسلام آباد میں مرکزی سیکریٹریٹ کے اندر بیٹھ کے یہ ایک ایسے سیل کو چلاتے ہیں جو سیل دنیا بھر میں پاکستان کے تشخص کی پامالی کا سبب بن رہا ہے اور پاکستان میں اداروں کے خلاف بیان بازی اپنا رہا ہے اور یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو پروپیگنڈے کی جو سربراہی ہے وہ رؤف حسن صاحب کر رہے ہیں. تو اس ضمن کے اندر آج ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہوا ہے. تو ڈیجیٹل دہشت گرد کی جو اصطلاح نکالی گئی ہے جو دنیا بھر میں کہیں نہیں پائی جاتی, سائبر ٹیررزم کی اصطلاح تو پائی جاتی ہے, سائبر ٹیررسٹ کی اصطلاح بھی پائی جاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کسی بھی ملک کے کسی بھی ادارے کے سسٹمز کو ہیک کر لیں, یعنی فضائی سسٹم کو ہیک کر لیں, دفاعی سسٹم کو ہیک کر لیں, کسی بڑی شخصیت کا اکاؤنٹ ہیک کر لیں تو اسے سائبر ٹیررزم قرار دیا جاتا ہے کہ جس کے تناظر میں بیرون ملک میں مقیم جو اشخاص ہیں وہ کسی ملک کے اندرونی معاملات کو تہو بالا کرنا چاہیں. یعنی مثال کے طور پہ جس طریقے سے امریکہ کے الیکشن ہوئے تھے تو امریکہ کے الیکشن میں بھی کہا جاتا تھا کہ سائبر اٹیک ہوا جس کے نتیجے میں نتائج تبدیل کر دیے گئے تھے. تو پاکستان میں یہ پہلی بار ڈیجیٹل ٹیررزم یا ڈیجیٹل ٹیررسٹ کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے, دنیا بھر میں نہیں ہوتی. تو اس زمن کے اندر انہوں نے ان کی ویب سائٹ کو بھی بین کر دیا اور جو ہے رؤف حسن صاحب ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے. اسلام آباد مرکزی سیکریٹریٹ کے اندر بیٹھ کے یہ کنٹرول کیا جاتا تھا, لیکن اسلام آباد مرکزی سیکریٹریٹ کو جو سیل کیا گیا ہے وہ اس بنا پہ نہیں سیل کیا گیا, اس کو سیل کیا ہے وہاں سی ڈی اے نے. اور اس کی وجہ کیا بنائی ہے, جسے بحال کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے, جسے اوپن کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے, اس کو دوبارہ اب سیل کرنے کی جو بنیادی وجہ بنائی گئی وہ یہ بنائی گئی کہ یہاں پہ ہنگامی نوعیت میں فرار ہونے کے لیے سیف زون نہیں بنائے گئے. جو آگ بجھانے کے آلات ہیں ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے, تو اس لیے فائر سیفٹی جو پیسج ہے وہ یہاں پہ مکمل طور پہ نہیں ہے, جس کی بنیاد کے اوپر اس کو سیل کیا جا رہا ہے. تو یعنی سوال یہ بنتا ہے کہ اگر فائر سیفٹی پیسج نہیں تھا تو سی بی اے کی طرف سے اس کی منظوری بنیادی طور پہ پہلے کیوں دی گئی, کیونکہ نقشے کے اندر اگر وہ چیزیں نہ موجود ہوں تو اس کی منظوری نہیں دی جاتی. دوسری بات یہ کہ اب وہ وہاں پر جو تنصیب کی گئی ہے فائر سیفٹی آلات, اس میں اگر کوئی خامی ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اسلام آباد مرکزی سیکریٹریٹ پاکستان تحریک انصاف کا وہ سیل کر دیا. اگلی بات جو اس کے اندر کی جائے گی ولاگ میں وہ خواتین کی مخصوص نشستیں. خواتین کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے سیمابیہ طاہر ہیں اور 2 خواتین اور ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کن کن کو نشستیں دی جائیں گی, جس میں زرتاج گل صاحبہ بھی ہیں. وہ یہ فیصلہ کریں گی مخصوص نشستوں میں کون کون سی شخصیات موجود ہوں گی. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جنہوں نے مقدمات بھگتے ہوئے ہیں سب سے پہلے ان شخصیات کو مخصوص نشستوں کے لیے اہل قرار دیا جائے گا, جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں. اب ڈاکٹر یاسمین راشد اگر پارلیمنٹ کی ممبر بن جاتی ہیں تو پھر کیا فرق پڑے گا اس سے, 9 مئی کے مقدمات میں بھی وہ ملوث ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے صنم جاوید کو نامینیٹ کرنے کی بات کی ہے کہ ان شخصیات کی منظوری جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی نے دے رکھی ہے. اس کے علاوہ ریحانہ ڈار صاحبہ وہ بھی آپ کو اب پارلیمان میں دیکھنے کو ملیں گی, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس کی منظوری دی گئی ہے. اور ریحانہ ڈار صاحبہ پنجاب اسمبلی میں نہیں آئیں گی, وفاقی اسمبلی میں جائیں گی. وہ شخصیات جو ابھی تک جن کے کیسز الیکشن ٹریبیونلز کے اندر موجود ہیں ان کو میدان میں اتارا جا رہا ہے کہ کل کو اگر الیکشن ٹریبیونل سے فیصلہ ان کے حق میں بھی آ جاتا ہے تو وہاں سے وڈرا کر کے ان کی جگہ پہ کسی اور کو بنا دیا جائے گا, لیکن تب تک کے لیے وہ شخصیات پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمان کے اندر نمائندہ ہوں گی. اب ان شخصیات کو میدان میں اتارا جا رہا ہے کہ جن شخصیات کو ہرانے کا دعویٰ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کرتی رہی ہے اور یہ کہتی رہی ہیں کہ یہ جیتنے کے قابل کہاں تھیں یا یہ میدان میں کہاں اتر سکتی تھی, ان کے مد مقابل تو بڑے رہنما ہوا کرتے تھے. اب خواجہ آصف صاحب جن کے مد مقابل میں ریحانہ ڈار صاحبہ تھیں, میاں نواز شریف صاحب جن کے مد مقابل میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تھیں, اپوزیشن لیڈر بھی پنجاب اسمبلی کا تبدیل کرنے پہ غور ہو رہا ہے. ملک احمد خان بچر ہیں اس وقت اپوزیشن لیڈر وہاں پہ, لیکن یہ قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ خاتون وزیر اعلیٰ کے مقابلے میں خاتون اپوزیشن لیڈر میدان میں اتاری جائے گی. تو وہ کس نام کے گرد دائرہ ہے, وہ نام جو ہے وہ طے تو کر لیا گیا ہے لیکن اس کو افشا نہیں کیا جا رہا. دیکھیے کہ یہ پتہ کس حد تک کام آتا ہے. دوسری طرف بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کچھ دن پہلے یہ ہدایت کی تھی اپنی مرکزی ٹیم کو کہ وہ چیف جسٹس
सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करे, उसकी तैयारी करे। तो इस ज़िमन के अंदर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है और उनके इलेक्शन कमीशन का जो पूरा बुनियादी ढांचा है 5 अफराद पे जो मुश्तमिल है, उनके खिलाफ उन्होंने दरखास्त दी और अब जाके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि अब से 1.5 माह पहले जो डिवीजन बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसकी सरबराही चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब कर रहे थे और तोशाखाना रेफरेंस में उन्होंने ही सजा मुअत्तल की थी इमरान खान साहब की, और उन्हीं के खिलाफ 12 मवाकों के ऊपर ये कहा जाता रहा कि बेंचेस की तश्कील जो है वो उनकी तरफ से ठीक नहीं होती, वो हमारे केसेस के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो इस ज़िमन के अंदर उन्होंने उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जाएगा या मुखालिफ जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मजीद केसेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही सुने जाने हैं। आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने भी ये कह दिया एक तकरीब के अंदर कि जो जज जो है फैसला गलत करेगा और आईन और कानून के खिलाफ करेगा, अल्लाह का कहर उसके ऊपर नाजिल होगा। तो देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये चीज जाती है या उनके हक के अंदर जाती है। फिर 9 मई के 12 मुकदमात थे, लाहौर से टीम गई खान साहब से तफ्तीश करने के लिए। आज उनके टेस्ट भी होना थे। खान साहब ने इब्तदाई तौर पे तो टीम के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मुझे पुलिस के ऊपर यकीन नहीं है। तो उस टीम के जो तफ्तीशी सरबराह थे उन्होंने जाके यकीन दहानी करवाई कि आप ताउन करें, हम इंसाफ के लिए पूरी कोशिश करेंगे, हम इंसाफ के ऊपर ही ये तमाम तर तफ्तीश को आगे लेके चलेंगे। तब खान साहब ने उसके ऊपर हिमायत का ऐलान किया और उन्होंने 15 मिनट सवालात के जवाब दिए हैं कि जिसमें वो सवाल भी पूछा गया कि क्या आपकी ईमा के ऊपर ये कारकुनान जो थे वो बाहर निकले। फिर इसके अलावा हुकूमत वक्त जो है वो अवाम को रिलीफ दे ना दे, अवाम के लिए कोई इकदाम उठाए ना उठाए, अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों पे वो इकदाम जरूर उठाना चाहती है। पीका एक्ट ट्रायल के तहत उन्होंने कोर्ट्स की मंजूरी दे दी है कि जो हुकूमत मुखालिफ आवाजें होंगी उनको दबाने के लिए हकायक जो है वो ज़राए कौन किस हद तक बयान कर सकता है। मिसाल के तौर पे ये हद तक इज्जत वाला कानून है, अगर इसी के ऊपर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से कोई ये पूछ ले कि आपने सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के बारे में जो बातें की और आपने आईनी हाथों से निमटने की बात की और आपने ये कहा कि ये किसी की सहूलतकारी कर रहे हैं, ये आपने ये भी कह दिया कि अगर आपके ज़मीर बिके हुए हैं तो फिर कौन आईन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा, तो क्या आपके पास शवाहिद मौजूद है कि जिसके बिना के ऊपर आपने ये बयान दिया? तो खुद अपने पास तो शवाहिद मौजूद नहीं होंगे या उसको अफशा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन सहाफियों से जरूर पूछेंगे कि आपके पास शवाहिद हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने ये खबर दी है। तो उन्होंने पीका एक्ट ट्रायल के लिए कोर्ट की मंजूरी दे दी है कि वहां पर केसेस चलेंगे और उन्हीं केसेस की बुनियाद के ऊपर फैसले किए जाएंगे कि किसकी पकड़ होगी और किसकी नहीं होगी। दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो मुशीर नामजद की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो जुल्फी बुखारी को कर दिया। और जुल्फी बुखारी जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने ही बैनुल अक़वामी सतह पे बैठ के लॉबिंग की है और उन्होंने ही उस लॉबिंग के तहत जो है पैसा खर्च किया है। पैसा बेशक खर्च किया हो या लॉबिंग के तहत मुख्तलिफ लोगों को बनाया हो, ऐवान कांग्रेस के अंदर होने वाला पेश होने वाली जो करारदाद हो या यूएनओ की तरफ से जो मामलात हों या यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो इकदाम उठाए गए थे और जो सवालात उठाए गए थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए थे, उसमें किरदार जुल्फ़ी बुखारी का था। अब उन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पे उन्हें मुशीर नामजद कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैनुल अक़वामी उमूर के ऊपर। तो देखिए कि ये सारी चीज़ें जो नई डेवलप हो रही हैं, इसमें तेज़ी से मंजरनामा तब्दील हो रहा है। जिसमें रुकावट कुछ देखने में आ रही थी वो अब तेज़ी उसमें देखने में आ रही है और ये तेज़ी किसके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है और किसके लिए नुकसानदेह और किस हद तक, इसका इंतज़ार है। सीक्रेट एजेंसी की चीफ अमेरिका की, दुनिया की सुपर पावर, वो पार्लियामान में मौजूद थी। ट्रंप के ऊपर हमला हुआ और उस हमले के तनाजुर में वहां पे जो ऐवान पार्लियामान के जो अराकीन थे उन्होंने ये फैसला किया कि सीक्रेट एजेंसी की चीफ को बुलाया जाए। वो चीफ उधर आती हैं, बराजमान होती हैं, पहले हाथ उठा के हलफ उठाती हैं कि मैं जो भी कहूंगी वो सच कहूंगी। फिर उनसे जो सवालात होते हैं उन सवालात के जवाब में वो तज़ब्ज़ुब का शिकार होती हैं। अल्फाज जो हैं वो जबान का साथ नहीं दे रही या जबान अल्फाज के साथ नहीं दे रही, माथे पे शिकने भी हैं, पसीना भी हैं और बोलते हुए हिचकिचाहट का शिकार भी हैं और सवालात क्या पूछे जा रहे हैं, हाँ या ना के अंदर जवाब दो कि क्या तुमने अपनी जिम्मेदारी निभाई कि इस मुल्क के सदारती उम्मीदवार के जो ऊपर हमला है वो तुम्हारी जिम्मेदारी के गाफिल होने का नतीजा है या तुमने अपनी जिम्मेदारी निभा के उसके ताकुब में इकदाम उठाए हैं। और अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम गाफिल हो तो तुम इस नशिस्त के ऊपर बराजमान क्यों हो, तुम्हें इस नशिस्त को छोड़ के घर चले जाना चाहिए था। जिसके जवाब पे वहां पे इंडोर्समेंट बहुत ज्यादा दिखाई दी है और तजब्जुब दिखाया और वहां पे उन्होंने हिजानी कैफियत
जो पैदा हुई है उसके जवाबात मांगे हैं, जो जिससे हमें ये तासुर मिलता है। इसका तज़किरा इस व्लॉग में करने की जरूरत इसलिए है कि जिससे तासुर ये मिलता है कि जो बाइडन के दस्तबरदार होने के बाद कमला हैरिस जो हैं वो एक कमजोर उम्मीदवार के तौर पे ट्रंप के मुकाबले में है, और ट्रंप के लिए वहां पे परेशानी जो है और ट्रंप के लिए कैफियत में जो नरमी है वो वहां पे बढ़ती जा रही है। और ट्रंप अगर आ गया तो ट्रंप आया तो इस खित्ते में बिलखुसूस यहां पे माजी में जो एक दूसरे के साथ रवाबित थे, खारजा पॉलिसी थी, अंदरूनी मामलात थे, इस खित्ते में बिलखुसूस उसका असरअंदाज होना जो है वो मुस्तकबिल में दिखाई देगा। किस हद तक दिखाई देगा ये देखने का इंतजार है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।